प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं पीएस साहू, हिंदी अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय 1, मलकानगिरी, उड़ीसा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आप सभी को कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 में एक अद्भुत कहानी बड़े भाई साहब के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी ने इस कहानी में अपने और अपने भाई साहब के बीच के संबंधों को उजागर किया है। इस कहानी में एक बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, किस तरह से उसे गलत रास्ते पर चलने से डांटा जाता है और अपनी इच्छाओं को दबाकर किस तरह से भाई को दुनियादारी की शिक्षा दी जाती है, ये सब इस कहानी में बताया गया है। बच्चों, आइए कहानी शुरू करने से पहले पात्रों के बारे में एक नज़र डालते हैं। बड़े भाई साहब और स्वयं लेखक प्रेमचंद जी है। यहाँ पर हम देखेंगे लेखक तीव्र बुद्धि के थे, पढ़ते कम थे, खेलने कूदने में ज़्यादा ध्यान देते थे, परंतु कक्षा में प्रथम आते थे। दिन भर खेलने और न पढ़ने के कारण अपने बड़े भाई से डांट भी खाते, परंतु वह खेल के मोह का त्याग नहीं कर पाते, जिस कारण स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। वैसे ही बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, दिन रात किताबें खोलकर बैठे रहते, न पढ़ने वाले छोटे भाई को डांटा करते और न पढ़ने से होने वाली हानियों के बारे में भी बताते। अत्यधिक पढ़ने के बावजूद कक्षा में फेल कर जाते थे। तो बच्चों, चलिए पाठ का सार जाने। लेखक प्रेमचंद ने इस पाठ में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में केवल 3 कक्षा आगे। लेखक स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वे चाहते थे कि उनका बुनियाद मजबूत हो, इसलिए 1 साल का काम 3 साल में करते। यानी उनके बड़े भाई कक्षा पास नहीं कर पाते थे। लेखक की उम्र 9 साल थी और उनके भाई 14 साल के थे। वे लेखक की पूरी निगरानी रखते थे, जो कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हमेशा किताब खोले बैठे रहते। समय काटने के लिए वो कॉपियों पर तथा किताब के हाशियों पर अर्थात पन्नों पर चित्र बनाया करते, एक चीज को बार बार लिखते। दूसरी तरफ लेखक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। अवसर पाते ही वो हॉस्टल से निकलकर मैदान में खेलने आ जाते। खेल कूद कर जब वो वापस आते तो उन्हें बड़े भाई के रौद्र रूप अर्थात क्रोधी रूप के दर्शन होते। उनके भाई लेखक को डांटते हुए कहते हैं कि पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, इसके लिए रात दिन आग खोलनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर यह समझ में आती है। अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपनी समय गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और गुल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? ऐसी लताड़ सुनकर लेखक रोने लगते और उन्हें लगता कि पढ़ाई का काम उनके बस की बात नहीं है। परंतु 2-3 घंटे बाद निराशा हटती तो फटाफट पढ़ाई लिखाई की कठिन समय सारणी बना लेते, जिसका वो पालन नहीं कर सकते। खेलकूद के मैदान उन्हें बाहर खींच ही लाते। इतने फटकार के बाद भी वो खेल में शामिल होते रहे। सालाना परीक्षा में बड़े भाई फिर फेल हो गए और लेखक अपनी कक्षा में प्रथम आए। उन दोनों के बीच अब 2 कक्षा की दूरी रह गई। लेखक के मन में आया कि वह भाई साहब को आड़े हाथों ले, परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने इस विचार को त्याग दिया और खेल कूद पर फिर व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई का लेखक पर ज्यादा दबाव न था। एक दिन लेखक भोर का सारा समय खेल में बिताकर लौटे तब भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पर घमंड हो गया है तो जान लो कि बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या हस्ती है। अनेकों उदाहरण देकर उन्होंने लेखक को चेताया। बड़े भाई ने कक्षा की अलजबरा, ज्योमेट्री और इतिहास पर अपनी टिप्पणी की और बताया कि यह सब विषय बड़े कठिन है। निबंध लेखन को उन्होंने समय की बर्बादी बताया और कहा कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो लेखक को और बहुत कुछ सुनना पड़ता। उस दिन लेखक को भोजन निस्वाद सा लगा, अर्थात उसका खाना बेकार सा लगा। इतना सुनने के बाद भी लेखक की अरुचि पढ़ाई में बनी रही और खेल कूद में वो शामिल होते रहे।
फिर सालाना परीक्षा में बड़े भाई फेल हो गए और लेखक पास। बड़े भाई ने अत्यधिक परिश्रम किया था और लेखक ने ज़्यादा नहीं किया था। लेखक को अपने बड़े भाई पर दया आ रही थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और उनके साथ लेखक भी रोने लगे। पास होने की खुशी आधी हो गई, अब उनके बीच केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। लेखक को लगा यह उनके उपदेशों का ही असर है कि वे दनादन पास हो जाते हैं। अब भाई साहब नरम पड़ गए। अब उन्होंने लेखक को डांटना बंद कर दिया। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई कि वह पढ़े या ना पढ़े वे पास हो जाएंगे। एक दिन संध्या के समय लेखक हॉस्टल से दूर कनकौआ अर्थात होता है पतंग लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई से हो गई। वे लेखक का हाथ पकड़ लिया और गुस्सा होकर बोले कि तुम 8वीं कक्षा में भी आकर ये काम कर रहे हो। एक जमाने में 8वीं पास का नायाब तहसीलदार हो जाते थे। कई लीडर और समाचार पत्रों के संपादक भी 8वीं पास है, परंतु तुम इसे महत्व नहीं देते हो। उन्होंने लेखक को तजुर्बे का महत्व स्पष्ट करते हुए कहा कि भले ही तुम मेरे से कक्षा में कितने भी आगे निकल जाओ, फिर भी मेरा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार भी। उन्होंने लेखक को अम्मा दादा का उदाहरण देते हुए कहा कि भले ही हम बहुत पढ़ लिख जाए, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी नहीं कर सकते। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज तक में हमारे से ज़्यादा अनुभव रखते हैं। इन बातों को सुनकर लेखक उनके आगे नतमस्तक हो गए और उन्हें अपनी लघुता अर्थात छोटापन का अनुभव हुआ। इतने में ही एक कनकौआ उन लोगों के ऊपर से गुजरा। चूंकि बड़े भाई लंबे थे, इसलिए उन्होंने पतंग की डोर पकड़ ली और हॉस्टल की तरफ दौड़कर भागे। लेखक उनके पीछे पीछे भागे जा रहे थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, उनके अर्थ जाने। लताड़, लताड़ मतलब होता है डांट डपट। नसीहत, नसीहत का मतलब होता है सलाह। शरीक, शरीक का मतलब होता है शामिल। अव्वल, अव्वल का मतलब होता है प्रथम। कनकौआ, कनकौआ का मतलब होता है पतंग। अदब, अदब का मतलब होता है इज्जत। पुख्ता, पुख्ता का मतलब होता है मजबूत। इबारत, इबारत का मतलब होता है लेख। अमल करना, अमल करना का मतलब होता है पालन करना। फजीहत, फजीहत का मतलब होता है अपमान। मुझे आशा है कि जो ये प्रेमचंद जी की जो कहानी बड़े भाई साहब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अपने प्रश्नों के उत्तर आसानी से अपने शब्दों में देंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।